डियर स्टूडेंट, यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2019 का ये सेकेंड पार्ट है। एक पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और ये लगभग हम 4-5 पार्ट में बताएंगे। और स्टूडेंट क्या होता है कि जो आपका आने वाला एग्जाम है 22 मार्च को बताया जा रहा है, तो उसमें होता क्या है कि जो पिछले सालों के पेपर होते हैं उसके आसपास 80-90% लगभग उससे ही आता है, लगभग आसपास। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर जो मैं करवा रहा हूं बहुत अच्छे से करवा रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन पेपर आपने बहुत अच्छे से कर लिए, सारे पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 100% आप मैथ्स में पास हो जाओगे। अगर बैक है तो बैक भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको बने रहना है मेरे साथ और एक एक पार्ट को अच्छे से देखना है। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ऐसा नहीं कि एक पार्ट 20 से देख लिया एक क्वेश्चन, नहीं, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के बाद अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 का एफ पार्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 पार्ट हैं और एक पार्ट 1 नंबर का है, तो 10 पार्ट 10 मार्क्स का होगा। ठीक है जी। अब है पार्ट नंबर एफ, 5 क्वेश्चन हो गए, ये 6वां क्वेश्चन है। एफ वहां पे ABCD से करके दिया हुआ है, तो इवेलुएट डिटर्मिनेंट के अंदर। हाँ, और एक चीज मैं और बता दूं, ये अगर आप भी किसी भी स्टेट के हैं, अगर आप अप्लाइड मैथ्स पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व करवाना चाहते हैं तो नीचे दी गई मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए। जैसे कि यूपी के कौन से पांडे जी हैं, ये भविष्य पांडे जी ने हमें भेजा है। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ देखिए। चलो क्वेश्चन पे देखिए, इवेलुएट डिटर्मिनेंट के अंदर 4 6 8 3 5 7 1 1 1 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट का मान बताओ। डिटर्मिनेंट के अंदर 3 रो दे रखी हैं और 3 कॉलम दे रखे हैं। ठीक है जी, 9 एलिमेंट है इसमें। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है जी, सबसे सिंपल और सबसे इजी टॉपिक आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो है वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स है। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं बता दूं। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से आपको करना होगा। उसके लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की डिटेल लेक्चर के, प्लेलिस्ट है पूरी, उसके सारे लेक्चर आप अगर क्रम से देखेंगे तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को क्या एक भी क्वेश्चन आपसे फिर बच नहीं पाएगा। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ही करेंगे तो उससे भी आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, बहुत सारे मेथड हैं। एक जैसे सबसे पहले तो ये होता है, देखो इजी करने के लिए एक तो तरीका ये है कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करो, पहला एलिमेंट लो, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, जो बचता है ऐसे करके। ठीक है, वो भी चलेगा, वो तो करना ही है। लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट है इसमें कुछ रो में या कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। देखो फर्स्ट रो में 4 6 8 है, इसमें कॉमन कुछ आ रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 2 नहीं आ रहे, यहाँ कुछ नहीं आ रहा कॉमन। ठीक है जी, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है? तो जो 2 कॉमन लेते हैं ना वो बाहर आ जाता है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट के बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा? जब 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा ना, 2 दूना 4। यहाँ क्या बचेगा? 3। यहाँ क्या बचेगा? 4। 2 चौको 8। ठीक है जी, 2 कॉमन लिया इसलिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, फिर नीचे 3 5 7 एजिटिज लिख दिया, 1 1 1 एजिटिज लिख दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद भैया ऐसा करो कि सिंपली खोल दो इसको। एक तो दूसरा प्रोसेस भी है कि इसमें इस कॉलम में से इस कॉलम को घटा दो, जीरो ज्यादा बनाओ। वो कंफ्यूजन अभी मैं आपसे क्रिएट, उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो डिटर्मिनेंट का लिंक दे रखा है उसमें जाके डिटेल लेक्चर देख लीजिए, तो रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन आपको वहां अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं सरल तरीके से कर रहा हूं। इज इक्वल टू तो अपना बाहर है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं। ये तो बाहर है आपका, 2 तो ऑलरेडी है, वो अलग चीज है। 2 तो आपका अलग चीज है, ये अलग है, ये अलग है। इससे बल्कि इसको आप ऐसा करो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ये अलग है, इससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, इसको नहीं, 2 लिया आपने, ये 2 देखो 2 बाहर ले लिया बराबर, क्योंकि ये 2 अलग है बिल्कुल।
बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ये 2, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, चाहे कैसे भी डिटरमिनेंट हो, यहाँ 4 6 8 यहाँ चाहे 5 7 9 हो, कुछ भी हो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 ले लिया, उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, क्या बचा 5 7 1 1, उसको डिटरमिनेंट के अंदर रख दो 5 7 1 1, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, प्लस माइनस चलता है इसमें, पहले प्लस तब माइनस तब प्लस तब माइनस, ठीक है, ओके। अब माइनस लगा दिया, अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट लो, ये ले लिया जी, और उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, और जो बचता है वो इसके अंदर लिखो, देखो इससे होकर जाने वाला रो ये है, कॉलम ये छुपा दिया। अब बचा क्या 3 5 3 7 1 1, 3 7 1 1, ठीक है जी, प्लस माइनस फिर प्लस, ध्यान देंगे, हाँ प्लस माइनस बताया मैंने। अब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट ले लो और उससे होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दो, इससे होकर रो ये है कॉलम ये है, बचा क्या 3 5 1 1, वो इस डिटरमिनेंट के अंदर रख दो 3 5 1 1, ठीक है जी। अब बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाया था हमने क्योंकि 2 था यहाँ पे, अदरवाइज बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, 2 बाहर था इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब देखो आगे, इज इक्वल टू 2 बाहर है, बड़ा ब्रैकेट 2 लिखिए, अंदर का 2। अब 2/2 2 रो है 2 कॉलम है, 2/2 का डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई किया जाता है ब्रैकेट के अंदर, देखो 5 का 1 में मल्टीप्लाई, 5 का 5, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 का 7 में, 1 7 7, ब्रैकेट बंद। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके ये आया इस ब्रैकेट के अंदर वाला, ठीक है। हाँ अब फिर -3 लिखो, -3, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो मैंने कहा ना जो मैं शब्द बोलता हूं ना उस एक एक शब्द को ध्यान से सुना करो, ठीक है। हाँ लेफ्ट के टॉप से राइट के बॉटम में मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, माइनस चिन्ह बीच में आएगा ही आएगा, हर जगह आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी, यहां पे, फिर लेफ्ट के बॉटम से राइट के टॉप में मल्टीप्लाई 1 7 7, ठीक, ओके, फिर +4 है जी, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके यहां लिख दो, 3 एकम 3 माइनस 1 पंजे 5, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है जी। अच्छा अब देखो इज इक्वल टू 2 तो बाहर था ही बड़ा ब्रैकेट, अब देखो 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 बचेगा, ठीक है, -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 है ना, -2 गुणा 2 कितना होता है, -4 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अच्छा चलो 3 में से 7 गए, माइनस का 4 बचेगा जी, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, और 4 3 12 होता है, तो प्लस का 12 हो जाएगा जी। सॉरी कहाँ गई, अब इस पे देखो प्लस का, चलो प्लस की लिखने की जरूरत नहीं है, 3 में से 5 गए, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दूने 8 -8, तो माइनस का 8 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस का जरा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फाइनल आंसर गलत आने की संभावना हो सकती है प्लस माइनस के चक्कर से, ओके। हाँ ठीक है, इज इक्वल, अब देखो 8 माइनस का 4 माइनस का 2 तो बाहर, चलो ब्रैकेट के अंदर बाहर ही रखो। अब देखिए प्लस का 12 लिख देते हैं पहले, ठीक है, और 8 और 4 12, माइनस का 12, दोनों माइनस है ना, तो माइनस का 12। अब देखो भैया ऐसा है, 2 ब्रैकेट के अंदर 12 में से 12 गए, 0 बचता है, और 2 गुणा 0 0 होता है, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा जी, आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर 0 आए। लेकिन अगर आपको ऑपरेशन लगाना हो तो इससे भी इजीली तरीके से हो सकता है, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। ऑपरेशन में तो सलाह ये दूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसकी डिटेल लेक्चर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है। ऑपरेशन कैसे लगाया जाता है, देखिए जैसे कि ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सॉरी कॉलम, ऐसे में कॉलम था। अब सेकेंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम घटा दो, ठीक है, क्या करते हैं C2 माइनस C1 कर देते हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1, और एक करते हैं C3 टेंस टू C2 माइनस C3। अब देखो कि C2 में से C1 घटाएंगे, अगर 3 में से पहले वाला तो एज इट इज लिखो आप, 2 3 और 1, ठीक है। अब 3 में से 2 गए, कितना बचता है, 1 बचता है,
5 में से 3 गए, कितना बचता है? 2 बचता है। 1 में से 1 गए, कितना बचता है? 0 बचता है। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसको एज इट इज रख दो, 4, 7 और 1। अब फिर से ऑपरेशन लगाओ। ऑपरेशन फिर से ये लगाओ कि अब देखो, ये तो C2 वाला लगा दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लग सकता है इसमें कि 3 में से 2 गए, हाँ ऐसे लगाओ, या मतलब छोटा नंबर छोटा बनाना है कुल मिला के, या C3 में से C1 कर दो, C3 माइनस C1। ठीक है जी, तो 2 3 1 एज इट इज रहेगा, 1 2 0 भी एज इट इज रहेगा। C3 में से C1 घटा दो, 4 में से 2 गए, 2 बचता है। 7 में से 4 गए, 3 बचता है। 1 में से 1 गए, 0 बचता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो यहां पे, अब देखिएगा, अब फिर से आप ऑपरेशन लगाएंगे C1 में से C2। हाँ, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप C1 में से C3 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, या इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसमें से 1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो ऑलरेडी 0 ज्यादा हो जाएगा, और फिर सिंपली फिर इस प्रकार से इसको ओपन करेंगे तो आसानी से ओपन हो जाएगा। केवल हिंट में दे रहा हूं, आप इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। डिटेल अगर देखना है ऑपरेशन, रो, इसको कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन कहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो डिटरमिनेंट का लिंक है वहां पे जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा समय मैं ज्यादा लेता हूं एक क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन उससे क्या होता है स्टूडेंट, आपको इसलिए समय ज्यादा लेता हूं कि उससे आप क्या उसके आसपास के और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो। तो जब मैं इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द वाले सब कुछ समझाता हूं तो वो और भी आपका कवर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा समय लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। लिमिट x टेंड्स टू 4 मतलब लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, कैसे करें इसको? लिमिट के डिटेल लेक्चर डिस्क्रिप्शन में है, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लिमिट के लेक्चर डिटेल देख सकते हैं, जहां पे आप लिमिट को सॉल्व करने के हर मेथड को जान सकते हैं। इसको कैसे करना है देखो, इसको देखो, सबसे पहले तो जब भी लिमिट का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप ऐसा करा करो रफ पे कहीं पे कि लिमिट लगा दिया करो। लिमिट लगाने का मतलब होता है कि जो ये फंक्शन दे रखा होता है ना, ये तो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 4, और अंदर फंक्शन होता है। लिमिट लगाने का मतलब होता है कि x टेंड्स टू 4 मतलब x की फंक्शन में x की जगह 4 रख दो। जो लिमिट होती है ना x टेंड्स टू, जो x टेंड्स टू होता है वो x की जगह रख दिया करो। x टेंड्स टू 4 मतलब x की जगह 4 रख दो। फंक्शन में x की जगह क्या रख दो? 4 रख दो। जो लिमिट दे रखी है यहाँ पे 4 दे रखा, अगर x टेंड्स टू 2 होता तो x की जगह 2 रख देते। जो लिमिट है वो रख देनी है, मतलब 4 है लिमिट तो 4 रख दो। x की जगह 4 रखेंगे तो 4 की क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 16 ऑलरेडी है, अपॉन यहाँ पे x की जगह 4 माइनस 4, 16 माइनस 16 कितना होता है 0, और 4 माइनस 4 कितना होता है 0, और 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0/0 की फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आए, जब भी आप डायरेक्ट लिमिट रखे और इन 7 में से कोई एक इंडिटरमिनेट फॉर्म आए, देखो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी होती है, जैसे 0/0 होगी, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की 1, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट, हाँ, और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे करके 7 होती हैं। ये सारी की सारी अगर आपको पूरा जानना है कि कौन कौन सी होती कैसे होती, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल लेक्चर है, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप लिमिट के लेक्चर देख लीजिएगा। ओके अब जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आए लिमिट के क्वेश्चन में, सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने कि सबसे पहले लिमिट लगा दो। सबसे पहले लिमिट लगा दो, उसके बाद अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही, जैसे यहाँ पे 0/0 की फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते हैं। पहले हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना होगा, रिमूव करना होगा, सफाई करनी होगी। कैसे करेंगे सफाई? अब सफाई करने के मेथड भी अलग अलग है, वही डिटेल बहुत विभिन्न प्रकार के मेथड हमने डिटेल लेक्चर में बता रखे हैं। यहां पे क्या मेथड लगेगा, 2 मेथड मैं बता देता हूं यहां पे। ठीक है, एक मेथड है विलोपन विधि वाला मेथड समझ लीजिए, और एक है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल उसको पढ़ते हैं। हॉस्पिटल से तो ध्यान आता है कि भाई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल रूल है वो। तो एक उससे और दोनों मेथड से मैं बता देता हूं आपको। ठीक है,
सबसे पहले मैं विलोपन विधि वाला बताता हूं। नंबर 1 मेथड, नंबर 1 मेथड। इसमें क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं आप। हम फैक्टराइजेशन मेथड में हम फैक्टर करते हैं और कोशिश करते हैं। अच्छा चलो देखिए, ऐसा देखो, इसको क्या कर सकते हैं हम, जो ये है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, और नीचे x माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलो, लिमिट x टेंड्स टू 4। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन बन गई ना। आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कक्षा 6 में एडमिशन ले लो, है ना क्योंकि भाई ये पता होना चाहिए ना, इसलिए। क्योंकि अगर ये भी पता नहीं तो फिर तो दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए की जगह एक्स है, बी की जगह 4 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, और अपॉन में ऑलरेडी एक्स माइनस 4 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फैक्टर 2 ऊपर नीचे सेम है, तो इससे कट जाएगा भैया। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 है, और अंदर क्या बचा, एक्स प्लस 4 बचा जी। ठीक है जी, अब आप एक लिमिट लगा दीजिए। जैसे यहां पे लिमिट लगाई ना हमने, जब यहां पे लिमिट लगाई, यहां तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पैदा हो गई। इसका मतलब हमें उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना था, वो अब हट चुकी है। अब आप लगा दीजिए एक्स लिमिट लगा दीजिए। लिमिट लगाने का मतलब होता है एक्स की जगह जो फंक्शन बचा हुआ है शेष कटफट करके, उसमें एक्स की जगह 4 रख दो। एक्स की जगह 4 रख दो तो तब लिमिट हट जाती है, तब लिमिट नहीं रहेगी यहाँ पे। हाँ, एक्स प्लस 4 में एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 4 प्लस 4, एक्स की जगह 4 प्लस 4 ऑलरेडी है, तो इजिकल टू 8 हो गया आंसर। समझिए, ये है भैया आपका लिमिट का तरीका। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि आपका है क्वेश्चन ऊपर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटे एक्स माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू। इसमें हम क्या करते हैं, एल, एक चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 0 बटे 0 या फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की इनडिटरमिनेट फॉर्म हो, तभी एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है, केवल इन 2 फॉर्म में। जब ये 2 इनडिटरमिनेट फॉर्म पैदा हो, जैसे कि यहां पे x की जगह हम जब लिमिट लगाई तो हमें 0 बटे 0 की फॉर्म मिली, तो इसका मतलब यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लग सकता है, क्योंकि 0 बटे 0 की फॉर्म आई, इन 2 में से एक आएगी तो इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म लग सकती है। तो यहाँ पे 0 बटे 0 की फॉर्म आई है ना, तो इसलिए हम 0 बटे 0 की फॉर्म आई है, तो इसका मतलब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है जी। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है भैया, एल हॉस्पिटल रूल होता है कि जो अंश है और जो हर है उनका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो। किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है 10th में, 11th 12th में या पॉलिटेक्निक में ही पढ़ा है, तो आप आसानी से अंश का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, हर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, बस डिफरेंशिएशन करते जाना है जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए, बस यही एल हॉस्पिटल रूल है, ठीक है जी। अब देखो मैं कैसे करता हूं, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 4, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, जो ऊपर होता है ना आगे आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वही जो लिमिट के लिए मैं बता रहा हूं, वही प्लेलिस्ट नीचे है डिफरेंशिएशन के नाम से, वहां जाके आप डिटेल लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, माइनस
16 का डिफरेंस, 16 मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस हमेशा 0 होता है जी, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है जी, माइनस कांस्टेंट मतलब 4, 4 का डिफरेंस 0 होता है जी, ठीक है, ये हो गया साहब। अब देखिए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4, अंदर बचा आपका 2x बटे 1, 2x बटे 1 मतलब 2x लिखो सीधा, बटे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बटे 1 का कोई इंपोर्टेंस होता नहीं है लिखने से, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि 0 बटे 0 की फॉर्म हट गई। अब मतलब x की जगह सीधे 4 रख दो, तो 2 गुणा x मतलब 4, तो 4 गुना 8, आपका 8 आंसर आ गया। देखो ऊपर भी 8 आया था, यहाँ भी 8 आ गया, तो दोनों मेथड है, दोनों से आंसर 8 ही आएगा, सेम आएगा, ठीक। तो दोनों मेथड आप समझ गए अगर होंगे तो, अगर 0 बटे 0 की फॉर्म और इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की फॉर्म का लिमिट का क्वेश्चन दूसरा इसके अगल बगल वाला कोई दूसरा आ जाता है, उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको आसानी से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दिया करो, और जब आप कॉपी पेन के साथ एकांत में बैठते हैं तो रफ पे मेरे जो कोई शब्द ऐसे होते हैं, सूत्र जैसे मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता हूँ, तो उनको लिख दिया करो कि इसका मतलब ये होता है। एल हॉस्पिटल रूल, जैसे मैंने बताया कि जब केवल एल हॉस्पिटल रूल तब लगता है जब 0 बटे 0 की फॉर्म या इन्फिनिट बटे इन्फिनिट की फॉर्म होती है, तो उसको रफ पे कहीं पे लिख दिया करो बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू ई की पावर 2x। मतलब आपके पास एक फंक्शन है x इंटू ई की पावर 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, अवकल गुणांक निकालना है इसका, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। हाँ मतलब ये देखो अब कैसे करें इसको, मतलब x इंटू ई की पावर 2x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई x वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करना पड़ेगा ना, तो जिसकी रिस्पेक्ट में करना होता है उसका d अपॉन dx, जिसके रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ d तो सेम आएगा, यहाँ पे x आएगा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x आएगा, t के रिस्पेक्ट में करना है तो d अपॉन dt आएगा, y के रिस्पेक्ट में करना हो तो d अपॉन dy आता है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में करना होगा, स्वाभाविक है, ठीक है। तो x इंटू ई की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए d अपॉन dx हमने बाहर लगा दिया, ये डिफरेंशिएशन का साइन होता है d अपॉन dx। इसी जब बाहर डिफरेंशिएशन का साइन लगता है तो सॉल्व करके जो आता है उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करें भैया, देखो वही मैं, देखो यहाँ पे लिमिट के क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लगातार 2 3 4 आ गए हैं, और वो सारा डिटेल लेक्चर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं इसके। अब इसमें 2 फंक्शन है, x होता सिंपल तो x का डिफरेंशिएशन तो भैया 1 होता है। डिटेल लेक्चर अगर आपको ने पढ़े हैं तो x का डिफरेंस 1 पता होना चाहिए, x की पावर n का डिफरेंस n x पावर n -1 होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो इसमें 2 फंक्शन है, एक x अलग है, e की पावर 2x अलग है। तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो तो फिर कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके लिए गुणनफल नियम लगता है, अवकलन का गुणनफल नियम, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। वो क्या होता है, जैसे कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, इनटू सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस लिखते हैं बीच में, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। बस सिंपल सी बात है, ये है, एक बार फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का मल्टीप्लाई मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये गुणनफल नियम है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन e की पावर 2x है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा x इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना हमको, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो लगा दो d अपॉन, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसके बाहर d अपॉन dx लगा दो भैया, लगा दिए, फिर प्लस से बीच में देखो सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखो, e की पावर 2x इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब
एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो आगे डी अपॉन डी एक्स लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग है, इज इक्वल टू, अब करो एक्स तो एज इट इज है, इनटू e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x का भी e की पावर 2x ही होता है, लेकिन यहां पे देखेंगे आप e की पावर x का डिफरेंस e की पावर x होता है, इनटू जो पावर में होता है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं x का, तो फिर से x का फिर से डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 होता है, तो इनटू 1 करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए e की पावर x ही रहता है। यहां पे e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है डिफरेंशिएशन, इनटू 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है भैया, 2 तो बाहर आ जाता है, अंदर बचा x का 1 होता है, तो 2 बचेगा केवल, 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2, ठीक है बस। तो इसका डिफरेंस e की पावर 2x का पूरा डिफरेंशिएशन क्या आया, e की पावर 2x इंटू 2, ओके, ध्यान रखेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस फिर पीछे प्लस, फिर e की पावर 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बस हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 और x आप आगे ला सकते हैं, और आप चाहो तो e की पावर 2x यहां देखो ऐसा है ना, 2x और e की पावर 2x सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इंटू लिखने की जरूरत नहीं पीछे, फिर पीछे प्लस का चिन्ह है, और इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं, e की पावर 2x बस। अब e की पावर यहाँ दो पद है, e की पावर 2x यहाँ भी e की पावर 2x कॉमन ले लो, e की पावर 2x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आपका यहाँ 2x बचेगा और यहाँ आपका 1 बचेगा, आंसर। बस इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करिएगा तो डिफरेंशिएशन आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज इनटू पोलर फॉर्म 1 - 1 अपॉन आयोटा, मतलब 1 - 1 अपॉन आयोटा, आयोटा जहां पे आता है दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, संयुग्मी संख्या, सॉरी सम्मिश्र संख्या, उसको पोलर फॉर्म में बदलना है। पोलर फॉर्म क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर ये बिल्कुल भी आप इससे अनजान हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर हमने बना रखे, बहुत गजब से, बहुत मेहनत से बना रखे, एक एक लेक्चर को बहुत तरीके से बना रखा है जिससे कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो प्लेलिस्ट नीचे है, एक एक लेक्चर क्रम से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो यह है कि अपॉन में आयोटा जब होता है ना तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सही रूप नहीं माना जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सही रूप माना जाता है a प्लस आयोटा बी टाइप का, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, आई ऊपर रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें जो z से डिनोट करते हैं मोस्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसलिए हम z इक्वल टू लिख रहे हैं 1 - 1 अपॉन आयोटा दे रखा है आपके पास। ठीक है जी, अब इसका एलसीएम ले लो, आयोटा का मल्टीप्लाई यहां होगा तो 1 के साथ, तो आयोटा -1 अपॉन आयोटा हो जाएगा। अब हमें नीचे से आयोटा हटाना है क्योंकि सबसे पहले इसको जनरल रूप में लाओ, ऊपर लाओ आयोटा, फिर उसको पोलर फॉर्म में बदलेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको अच्छा यहीं पे भी बदल सकते थे हम वैसे तो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, कायदे से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, इसको हम ऊपर ही बदल, क्योंकि फिर ज्यादा हमें समय लगेगा। देखो z इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आयोटा है ना, ये है। अब हमें आयोटा नीचे नहीं चाहिए, तो ऐसा करो कि आयोटा का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से नीचे इसके साथ भी कर दो और ऊपर भी कर दो। ठीक है, केवल इतने में, केवल इतने में है, इतने 1 अपना अलग है। ठीक है, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा, देखो आयोटा बराबर तो होता है √-1, अब डिटेल आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 बराबर होता है 1 का मान 1 होता है। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के डिटेल लेक्चर अगर समय मिले तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब सब कुछ ये समझ में आएगा आपको। इसीलिए हमने, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा,
-1 होता है, इसलिए हमने उस आयोटा से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो इसलिए ऊपर भी करना पड़ा बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ता है भैया। अब देखो 1 इंटू आयोटा आयोटा होता है, अपॉन आयोटा इंटू आयोटा -1 होता है, ठीक है जी। तो क्या हो गया ये चलो यहां पे लिख देते, एम्प्लाइज z इज इक्वल टू आपको मिल गया 1, ये देखो -1 है ना, इसको प्लस आयोटा लिख सकते हैं आप, बस 1 नीचे लिखो ना, लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस माइनस प्लस होगी ना, तो 1 प्लस आयोटा आ गया जी। अब इसमें क्या है, इसमें एक तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस कैसा कैसा है, बहुत बहुत गजब से मैंने इसको समझा रखा है। पोलार फॉर्म को इतनी आसानी से समझ में आता नहीं है वो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से इसको इतने तरीके से बता रखा है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ सकता है। पोलार फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ रहा है, क्योंकि दोनों प्लस है ना, तो फर्स्ट को जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन तो प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ दोनों प्लस है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक है पोलार फॉर्म में बदलने। पोलार फॉर्म क्या होता है, पोलार फॉर्म होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये होता है जी। यहाँ पे आर कॉमन ले सकते हैं और अंदर बचता है फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये पोलार फॉर्म होता है। ये सिंपल तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी, इसको पोलार फॉर्म में बदलते हैं तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हो जाता है, बस ये है पोलार फॉर्म, जहां पे आर की कुछ वैल्यू होती है, थीटा कुछ एंगल होता है, बस इसको भी ऐसे हमें बदलना है। तो हम इसमें एक शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें 1/2 से तो नहीं बनेगी बात, 1/√2 एंगल सेम होना चाहिए, एंगल थीटा सेम होना चाहिए, ये थीटा सेम होना चाहिए। तो 1/2 का अगर 2 से अगर 1/2 से अगर मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1/2 किसका होता है, 60 का होता है, यहाँ पे साइन का होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 अंदर जब जाएगा तो कॉस का साइन का एंगल अलग अलग आ जाएगा, जबकि हमें एंगल सेम चाहिए। तो इसका मतलब 1/√2 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1/√2 जो है कॉस 45 का भी मान होता है, साइन 45 का भी मान होता है, मतलब एंगल सेम रहेगा। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब √2 का मल्टीप्लाई भी करते हैं और √2 का डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, 1 प्लस आयोटा अपनी तरफ से, क्योंकि देखो इससे कट जाएगा तो यही तो बचेगा, क्या दिक्कत आ रही, ठीक है ना। अपनी तरफ से हमने क्या किया, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए भैया ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला √2 तो यही रखो, लेकिन 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/√2 का अंदर मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, तो 1/√2 अंदर हो जाए प्लस आयोटा 1/√2, ये हो गया, इज इक्वल टू √2 बाहर है, अंदर क्या बचेगा, देखो ये 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि हमें कॉस चाहिए ना पहले, इसलिए कॉस चाहिए पहले, ये इसीलिए मैंने पहले लिखा है कि पोलार फॉर्म हमारी आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, या आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा साइन थीटा होती है। तो आर तो ये बाहर आ गया, और ये हो गया आपका कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान भी होता है, लेकिन साइन 45 नहीं लिखेंगे आगे, क्योंकि पोलर फॉर्म में कॉस पहले होता है और साइन बाद में आयोटा के साथ होता है, ठीक है, प्लस आयोटा 1/√2 मतलब साइन 45, साइन 45 का मान भी होता है। अब देखो जी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था 1 + 1/आयोटा, इसको हमने पोलर फॉर्म में बदल दिया, जहां पे वेयर r इज इक्वल टू है आपका √2 और थीटा है आपका 45 डिग्री। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पोलर फॉर्म है, ये है जी पोलर फॉर्म। जैसे कि r जो मैंने कहा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म में आ गया। तो ये आपकी पोलर फॉर्म आ गई इस प्रकार से, क्योंकि देखो ऐसा है, ये
केवल 1 मार्क्स का दे रखा है और टफ क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग लेंथी या टफ क्वेश्चन है एक हिसाब से देखा जाए, लेकिन उन्होंने इसलिए दिया है कि आपको ये ट्रिक आनी चाहिए बस। ये ट्रिक अगर आपको आती है तो तब शॉर्ट है, अदरवाइज ये इसका लंबा प्रोसेस है, जिसके कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहां पे आप पोलार फॉर्म में चेंज करने का, अगर टाइम मिले तो पूरे लेक्चर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के, नहीं तो पोलार फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 की पावर 8। एक बाइनोमियल दे रखा आपको, देखो x प्लस 3, जब दो पद होते ना बीच में प्लस होता है, एक पद इधर एक पद, x प्लस 3, इसको बाइनोमियल कहते हैं, द्विपद कहते हैं, और पावर 8 है। तो द्विपद पर में आपने सुना होगा, द्विपद पर में बाइनोमियल थ्योरम, उससे एक क्वेश्चन है। इसका अगर आप प्रसार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, खोलते हैं इसको, तो उसमें कहा गया कि इसको खोलने के बाद x की पावर 5 का गुणांक क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसमें कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, अगर ये डिटेल आपको समझना है, बिल्कुल भी आपको पता नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने बाइनोमियल थ्योरम के बहुत बढ़िया लेक्चर बना रखे, उनको जरूर देख लीजिएगा क्रम से। ओके, तो चलते हैं इसमें। इसको कैसे करना है, इसको मैं दो तरीके से आपको बताता हूं। पहले मैं पहला तरीका बताता हूं, एक सिंपल जनरल तरीका जो होता है, क्योंकि 1 मार्क्स का है। देखो, एक तो तरीका इसका ये है कि इसका एक्सपेंशन करो, इसको खोलो और जो x की पावर 5 का कोएफिशिएंट होगा वो आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि पहले जनरल टर्म निकालो, फिर उसका इस टाइप से करके होता है। लेकिन यहां पे इजी मेरे हिसाब से ये रहेगा कि सीधे सीधे इसका एक्सपेंशन कर दो, x प्लस 3 की पावर 8 का प्रसार कर दो। वो होता है जैसे आपको पता होगा कि x प्लस a की पावर n का प्रसार क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए अगर वो इसको इस तरीके से करना है। देखो, x प्लस a की पावर n का प्रसार होता है nc0, पहले nc0 आता है, जो पहला पद होता है x की पावर n माइनस 0, मतलब दिस माइनस दिस होता है, इंटू से दूसरे पद की पावर जो c के बेस में होता है वो आता है। ठीक है, प्लस फिर nc0 के बाद nc1 आता है, nc0 के बाद क्या आता है, nc1 आता है, फिर nc2 आता है, फिर nc3 आता है, nc4 आता है, ऐसे करके आता है। ठीक है, फिर x की पावर क्या आएगा, देखो इस वो दिस माइनस दिस n माइनस 1, और a की पावर क्या आएगा, ये नीचे वाला 1। ठीक है, बस यही करना रहता है, आगे भी यही चलेगा। देखो nc1 के बाद nc2, x की पावर क्या आएगा, क्योंकि पहले पद की पावर क्या आएगा, दिस माइनस दिस n माइनस 2, दूसरे पद की पावर क्या आएगा, जो नीचे वाला होता है वो आएगा, प्लस डैश ऐसे चलता रहेगा। यहां पे भी ऐसे करिए आप, देखो कैसे करेंगे, देखो। हाँ, nc0 सॉरी n, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, n की जगह पे यहाँ 8 है, x की जगह पे x है, और a की जगह पे यहाँ पे 3 है। बस इसका ध्यान रखना कि n की जगह पे 8 रखो और a की जगह पे 3 रखो और एच रखो। nc0 मतलब 8c0, और पहले पद की पावर दिस माइनस दिस 8 माइनस 0, और दूसरे पद की पावर 3 की पावर मतलब 0, प्लस nc1 मतलब 8c1 और x की पावर 8 माइनस 1 और 3 की पावर 1 प्लस 8c2 और x की पावर 8 माइनस 2 और 3 की पावर 2 प्लस 8c3 x की पावर 8 माइनस 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा भैया। देखो, प्लस 8c4 और x की पावर 8 माइनस 4 और 3 की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। ये टोटल पद जो होंगे, जब जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा होता है टोटल पद। 8 पावर है ना, तो 9 पद होंगे इसमें। देखो, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और 4 पद और आएंगे, क्योंकि 8 पावर है ना, 9 पद हो गया, 8 रहेंगे 9 पद हो गया। आगे हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमें हमारा उत्तर यहीं पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, अब यहां पे देखो किस में x की पावर 5 नहीं मिल रही है। देखो, x की पावर 8 है, x की पावर 8 में से 7 है, f x की पावर कितनी है, 8 में से 2 कितनी है,
6 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 8 में से 3 5। हाँ, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है भैया, यहाँ पे भी x की पावर 4 होगी, यहाँ केवल यहाँ पे x की पावर 5 है, तो हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए था, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 5, तो x की पावर 5 के साथ जो नंबर है आपके अगल बगल वो x की पावर 5 के कोफिशिएंट है, बस। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, देखो 8 में से 3 में 5 बचता है ना, तो x की पावर 5 के कोफिशिएंट क्या है, 3 को आगे रखो तो कोफिशिएंट हो जाएगा ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इंटू 8c3, बस। ठीक है जी। हाँ, और 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 3 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा करना, ऐसे नहीं कि 3 गुणा 3 कर दो 3 3 9, नहीं, 3 की पावर 3 जितनी पावर होती है उसको उतनी बार गुणा किया जाता है। 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 9, 9 3 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 गुणा क्या 8c3 क्या होगा भैया, 8c3 मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अगर आप समझते नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लिंक दे देते हैं, या प्लेलिस्ट में मैथ्स गुरुजी नोटियल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जो डिटेल लेक्चर है वहां पे आपको बहुत अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, ठीक है, वहां जाके देख सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट हमने जो बनाया है वो पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स के लिए बना रखा है, तो इसके अलावा कंटेंट आपको और कहीं मिलेगा नहीं प्रॉपर तरीके से। जो भी आप किसी भी पॉलिटेक्निक में आप पढ़ते हैं तो आपके लिए वो कंटेंट है अप्लाइड मैथ्स क्या केवल अप्लाइड मैथ्स का है। अभी और हमसे ऐसा कुछ हुआ नहीं, अगर कुछ डिमांड होगी बच्चों की स्टूडेंट्स की कि और सब्जेक्ट को भी ऐड करिए तो हम एक्सपर्ट को अपने साथ ऐड करेंगे भविष्य में, ठीक है। तो 8c3 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 8c3 को जब सॉल्व करते हैं ना तो 8 को तीन पदों तक मल्टीप्लाई करो, एक एक कम करके, 8 इंटू 7 इंटू 6, और फिर नीचे 3 को पूरा करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे 3 दूना 6, ये हो गया, ठीक है। 27 गुणा 8 सत्ते कितने होते हैं 56 होते हैं, और 56 का मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये आप कर लीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा मेरे को है ना, तो आप कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर है, ठीक है। एक तरीका तो ये है भैया। अब दूसरा तरीका मैं आपके पास ही छोड़ देता हूं यार, है, और नहीं समझ में आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाइनोमियल थ्योरम के, उनको जरा अच्छे से देख लीजिएगा तो वहां पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लंबा मीन्स 42 मिनट दिखा रहा है इसमें, हाँ ठीक है। तो इसलिए हम अभी जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन अभी छूट गए हैं, ठीक है ना, तो इसको हम थर्ड पार्ट में लेके आएंगे, ठीक है, घबराइए मत आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट जिस तरीके से भी आप कर सकते करिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो लेक्चर को शेयर करो, और लाइक का बटन है उसको दबा दो, फ्री है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। जितना हमारा वीडियो पे लाइक आएगा, जितना व्यूज आएंगे उतना हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आपको उससे और अच्छा कंटेंट या और बेटर तरीके से अगले नेक्स्ट पार्ट को लेके आते हैं। तो कुछ आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम और आगे नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इनको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।